तो चलो बच्चा यहाँ पे सम देखो, आप लोग को सम मैंने भेजा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चा, पेज नंबर 273 पे है। स्वामिनी लिमिटेड करके दिया हुआ है और यहाँ पर TY बीकॉम आइडल अप्रैल 2013 ऐसा लिखा हुआ कि इस साल एग्जाम में आया हुआ था। तो आप लोग को ऐसे सम मिल जाएगा। सम में क्या लिखा है यहाँ पर, फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ स्वामिनी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 इलस्ट्रेशन नंबर 24 है बच्चा यहाँ पर। 279 ना। हाँ, मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 273 है। आप लोग का बुक हो सकता है थोड़ा आगे पीछे रहेगा, नाम से खोजो मिल जाएगा। मिसेस स्वामिनी लिमिटेड लिखा, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस स्वामिनी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012 का दिया हुआ है। लाइबिलिटीज और असेट्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 ईच है। 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 10 ईच है। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, 8% डिबेंचर है, क्रेडिटर है। और असेट साइड में दिया है फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस दिया है। तो ये सब सिर्फ पढ़ के आपको ये देखना रहता कि कंपनी का जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। तो यहाँ पे दिख रहा है शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप आपको दिया हुआ है। आगे लिखा है, इट वाज द डिसाइडेड बायबैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट एट अ प्राइस मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल अंडर द लॉ। आपको ये बताना कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं और मैक्सिमम कौन से प्राइस में बायबैक कर सकते हैं। मतलब आपको ये सम में बायबैक प्राइस नहीं दिया हुआ है। लास्ट टाइम जो सम किया था उसके अंदर बायबैक प्राइस आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। आगे लिखा है, टेम्पोररी बैंक ओवर। सर हाँ, ये फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप, वो कैसे समझता है? अच्छा, जहाँ पे जैसे इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच लिखा तो वहाँ पे 100 रुपीज पेड अप वैल्यू दिया है, इसका मतलब वो फुल्ली पेड अप है। यदि वहाँ पे ऐसा लिखा रहता 100 रुपीज शेयर 80 पेड अप 90 पेड अप दिया रहता, मतलब उसके फेस वैल्यू से कम वैल्यू दिया रहेगा, तो समझ जाने का पार्टली पेड अप शेयर्स रहेगा। एक सम हम लोग पार्टली पेड अप का भी करेंगे तो आपको मतलब मेंशन रहेगा। हाँ, उसमें लिखा रहेगा पेड अप वैल्यू अलग से दिया रहेगा। ठीक है, अभी एक सम हम लोग और पार्टली पेड अप का करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे लिखा है यहाँ पर, टेम्पोररी बैंक ओवरड्राफ्ट वाज अरेंजमेंट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। बोलता है यदि पैसे का कमी पड़ेगा तो आपको क्या करना है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना है, मतलब बैंक से ज्यादा पैसा आपको निकाल लेना है। नीचे लिखा असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कंपनी बाय बैक। आपको ये बताना है कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय बैक कर सकती है, और मैक्सिमम प्राइस दैट कंपनी कैन ऑफर, और कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने प्राइस में बाय बैक कर सकती है। पास जनरल एंट्री करना है और साथ में आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो बच्चा हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग को मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मेट दिया था कि जिसमें आपको फॉर्मेट में जस्ट अमाउंट पुट करने का, डिक्टो सेम टू सेम फॉर्मेट लिख देने का, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आपको मिल जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। सेम वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और वो फॉर्मेट सेम टू सेम रहेगा। एग्जाम में आपको ये याद करके जाना है और जाके लिख देना है। अभी इतने कम समय में करना, तो इसके बारे में डिटेल में जाने की कोशिश मत करो। जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ इस फॉर्मेट को आप याद करो और जाके डिक्टो लिख देना, और उसमें जो भी अमाउंट दिया रहेगा पुट करने का और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक मिल जाएगा एकदम शॉर्टकट तरीके से। यहाँ पर हम लोग असर्टेन करेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, पर्टिकुलर्स रुपीस कवर हो रहा है ना, और मत लो मतलब ठीक है सर, ठीक है वो जूम करेंगे दिख जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं सोर्सेस और फ्री रिजर्व। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, सोर्सेस ऑफ फ्री रिजर्व के अंदर 3 आइटम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने बताया था इसके अंदर और भी रिजर्व आ सकते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व मोस्टली, बट अभी तक एग्जाम में इतने ही बार बार आए हैं, तो आप लोग इतना याद करके जाओ, ज्यादा आने के चांसेस कम है। अभी दूसरा हेडिंग डालने के यहाँ पर 25% ऑफ ओन फंड।
अभी देखो बच्चा आप लोग को आवाज भी बाहर का आता रहेगा, ठीक है। अष्टमी तभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा आप लोग मैनेज करो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग 25% आप ओन फंड लिखेंगे, इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो अमाउंट रहता है इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। जो अमाउंट आया रहता है ये सब के टोटल, इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। ये अमाउंट को जो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, यही अमाउंट को यहाँ पर लिख देने का रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे आता है, कहाँ से आया, ये ऊपर वाला अमाउंट रहता है, तो यही अमाउंट सेम टू सेम रखने का। और याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल का जब भी अमाउंट लिखोगे वो फुल्ली पेड अप अमाउंट ही रहना चाहिए। यदि आपको पार्टली पेड अप शेयर्स दिया रहेगा तो उसका फुल्ली पेड अप करके जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो अभी इसका टोटल मारेंगे, इसकी टोटल को हम लोग बोलते हैं ओन फंड। 25% ऑफ ओन फंड निकालने का। अभी यहाँ पर एक दो आपको मिल गया, थर्ड हम लोग निकालेंगे यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। यहाँ पर आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग ओन फंड लिखेंगे, हाफ करने का किसका, डेब्ट फंड का करने का, ठीक है। अभी तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहता है वो हमारा आ जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक क्या आता है, जो तीनों में से लोएस्ट अमाउंट रहेगा, जो कम रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक यहाँ पर लिस्ट ऑफ एबव। लिस्ट ऑफ एबव मतलब होता है कि तीनों में से जो सबसे कम रहेगा इतना अमाउंट हम लोग बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। कम वाला, आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि सर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला रहना चाहिए, नहीं। तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट रहेगा वो हम लोग मैक्सिमम अमाउंट्स की बात कर रहे हैं, बायबैक हम लोग को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग जाते हैं सम को, इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल रिजर्व हम लोग देखते हैं। सब में चेक करो जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या, कितना है, 2 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व के सामने 2 लाख रुपए हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली। प्रॉफिट एंड लॉस दिया क्या सब में, कितना है, 1 लाख है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग लिख देंगे 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया क्या, 2 लाख से। इस सबका टोटल कितना हो जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। ये 5 लाख हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने का इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट देखो सब में दिया है, कितना है। कभी वहाँ पे पार्टली पेडअप का अमाउंट दिया रहेगा बच्चा तो उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फुल्ली पेडअप कर लेना, और वो फुल्ली पेडअप वाला ही अमाउंट यहाँ पर आता है, ठीक है। याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फुल्ली पेडअप का ही अमाउंट आता है। तो आज तो ऑलरेडी फुल्ली पेडअप आपको दिया हुआ सब में कितना अमाउंट है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा बच्चा 10 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है क्या सब में, कितना है, 5 लाख से। तो यहाँ पर हम लोग 5 लाख लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस है क्या, कितना है, ये रिजर्व एंड सरप्लस देखो बच्चा कहाँ से आता है, ये ऊपर का जो रहता है ना रिजर्व एंड सरप्लस, यही अमाउंट यहाँ पर आता है। फिर ये तीनों का टोटल मानने का 20 लाख। ये 20 लाख का 25% निकालने का 5 लाख आया, आउटर कॉलम में लिख लेने का। ओन फंड, ओन फंड कहाँ से आएगा, ये ऊपर वाला जो रहता है ना, जहां पर ये तीनों आइटम रहता है, ठीक है, ये तीनों का टोटल जो होता है इसको ही ओन फंड बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ओन फंड में यही ऊपर वाला अमाउंट लिख देने का यहाँ पे 20 लाख माइनस हाफ ऑफ डेब्ट। डेब्ट फंड मतलब होता है बच्चा लोन फंड, बोरोड फंड, ठीक है, जिसके अंदर डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब आइटम आता है। तो आपको चेक करने के ये सब कुछ दिया हुआ क्या सब में, डिबेंचर 6 लाख का, सिर्फ डिबेंचर ही दिया हुआ है।
हाँ, तो और कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब डिवेंचर का अमाउंट कितना है 6 लाख 6 लाख। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 लाख करेंगे। अभी ये कितना है 20 लाख माइनस 3 लाख हो जाएगा। तो 20 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा अमाउंट 17 लाख। इसके सामने हम लोग 70 लाख लिख देंगे। अभी चेक करने का तीनों में से लिस्ट अमाउंट कौन सा, तीनों में से कम कौन सा है। 5 लाख थोड़े दो। हाँ, तो कोई भी इसे उठा के ले लेंगे। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना आ जाएगा 5 लाख 5 लाख। एक बार आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, लास्ट में आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक बार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ गया आपका, ठीक है, तो आपको सब में चेक करना बायबैक प्राइस गिवन है या नॉट गिवन है। तो सब में चेक करो बायबैक प्राइस दिया क्या, हम लोगों ने नीचे रीड किया, कहीं दिया हुआ दिख रहा है क्या, नॉट गिवन है, मतलब बायबैक प्राइस नहीं दिया हुआ, ठीक है। नहीं दिया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बायबैक निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालेंगे हम लोग। कंपनी से रूल क्या बोलता है, कंपनी बायबैक ओनली कितना 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना कर सकती है 25% किसका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे दिखेगा, देखो सब में पहले से लिख के दिया 10,000 इक्विटी शेयर है, दिख रहा है क्या सबको, और बाजू में लिखा है अमाउंट वाले कॉलम में 10 लाख दिया है। यदि कभी बच्चा आपको मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल के देगा तो क्या करने का, जो टोटल अमाउंट रहेगा उसको डिवाइड कर देने का। 10 लाख को क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देने का उसके फेस वैल्यू से। जैसे 10 लाख है, एक का फेस वैल्यू 100 है, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000। ये तो पहले से दिया हुआ, ठीक है, निकाल के नहीं दिया रहेगा तो डिवाइड करके निकाल लेने का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना आ जाएगा 10,000 है, 10,000 का 25% कितना हो जाएगा 2,500 शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। बायबैक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना हम लोग बायबैक कर सकते हैं 2,500, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बायबैक प्राइस तो सब में दिया नहीं है, तो हम लोग को बायबैक प्राइस निकालना पड़ेगा। बायबैक प्राइस क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो बायबैक प्राइस के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था आप लोग को, नंबर ऑफ शेयर नहीं, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं, ठीक है, और जो सॉरी जितना मैक्सिमम अमाउंट का शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने रॉन्ग लिखा, अच्छा फॉर्मूला मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिखा, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक हाँ। डिवाइडेड वो तो मैं बोल रहा था तो मैक्सिमम हम लोग को बायबैक प्राइस निकालना, तो बायबैक प्राइस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो अपने को देखना है इसमें से जो डेटा चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है क्या, हाँ ऑलरेडी है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक देखो हम लोगों ने तीनों में से जो लिस्ट अमाउंट था निकाल लिया, तो ये अमाउंट जाके यहाँ पे लिख देंगे, कितना अमाउंट था 5 लाख। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक है क्या हम लोग को पता है, देखो यहाँ पे निकाला ना हम लोगों ने 2,500, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कितना बायबैक कर सकते हो 25%। जब आपको बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स का 25% निकालने का, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे, तो 25% सॉरी कितना आता है 2,500 से डिवाइड कर दो, 200 कितना 200 से हमारा बायबैक प्राइस आया, ठीक है। यदि हम लोग को अच्छा बायबैक प्राइस जो है 200 से आया, तो इसके अंदर क्या रहेगा, दो चीज रहेगा। पहली बात तो एक फेस वैल्यू होता है, एक हम लोग एक्स्ट्रा जो देते हैं। तो सब में लिखा फेस वैल्यू कितना था 100 था। यदि हमारा फेस वैल्यू अच्छा यहाँ पर 100 है, एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हैं हम लोग 100 है, वो एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। अभी इसके बाद मैंने बताया था कि आप लोग को इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेने का, ठीक है। अभी कंपनी को जो पैसा देना है, मतलब जो 5 लाख रुपए देना, वो कंपनी अरेंजमेंट कहाँ से करेगी, तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या रहता है,
कंपनी के पास ये जो रिजर्व बचा हुआ रहता है ना, इसमें से पेमेंट कर सकती है, अदरवाइज कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू कर सकती है। फिलहाल टीवाई के बीकॉम के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक कोई भी फ्रेश इशू का सम आया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग रिस्क लेके फ्रेश इशू को इग्नोर करते हैं सम को इजी बनाने के लिए, ठीक है, कि फ्रेश इशू के चक्कर में हम लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा अभी तक कभी आया नहीं एग्जाम में, तो हम लोग मान के चलते इस बार भी नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो थोड़ा सा कि आपको बढ़ जाएगा, बट इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करो लास्ट में। तो मैं अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको सम सॉल्व करना है, एंट्री राइट करना है। एक बार यहाँ तक मिल गया तो एक वर्किंग नोट बनाने का आपका एंट्री ऑटोमेटिक राइट निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट देखो कैसे बनाने का, लिखने का अमाउंट ऑफ बायबैक, मतलब बायबैक के लिए जो अमाउंट चाहिए इसका अरेंजमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस से। हाँ, इसके अलावा ऑप्शन होता है फ्रेश इशू का, बट यदि सब में दिया रहेगा तो ही, अपने मन से फ्रेश इशू नहीं लेने का। सब में बोला कि उसने नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो ही लेने का, और इक्विटी शेयर के बदले में हम लोग इक्विटी शेयर मार्केट में नया नहीं इशू कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग बायबैक भी इक्विटी शेयर कर रहे हैं और वापस से हम लोग इक्विटी शेयर इशू करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यदि आपको सब में दिया रहेगा कि फ्रेश इशू में उसने प्रेफरेंस शेयर किया, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा फ्रेश इशू करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी 100 रुपए के शेयर को हम लोग 200 में बायबैक कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, 100 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है। जो 100 रुपए एक्स्ट्रा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक, उसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। अभी एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, एक तो पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसमें से देने का, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है उसमें से देने का। तो ये एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास था, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ पर इसके बाद पैसा बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, अच्छा अभी मुझे देखना है कि कितना मेन मुद्दल देना, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायबैक का मतलब होता है जो मेन अमाउंट फेस वैल्यू का होता है, वो मेन मुद्दल जो होता है। जैसे हम लोग को नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक करना है, 2500, तो यहाँ पर 2500 शेयर लिखेंगे और हमेशा ऊपर वाले में बच्चा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो अमाउंट ऑफ बायबैक रहता है वो उसके अंदर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का। तो फेस वैल्यू कहाँ पे रहता है, जो आपको बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है वो फेस वैल्यू होता है। तो बैलेंस शीट में एक शेयर का वैल्यू कितना लिखा है, 100 रुपए है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से करने का कितना आएगा, 2,50,000 आ जाएगा। अभी प्रीमियम, प्रीमियम मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, 2500 शेयर है और हर एक शेयर पे हम लोग एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं। अभी हमारा बायबैक प्राइस कितना 200 आया था ना, इसके अंदर फेस वैल्यू यदि 100 रुपए है तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं हम लोग, 100 रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मतलब हम लोग को 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना, 2.5 लाख मेन मुद्दल देना है। मेन मुद्दल देने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व और कहाँ से दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अभी चेक करने के, जनरल रिजर्व में हमारे पास देखो कितना पैसा है, 2 लाख है, और मुझे 2 लाख पूरा का पूरा ले लेंगे क्योंकि हमारे पास चाहिए 2.5 लाख, कम पड़ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख में से हम लोग कितना लेंगे, 50,000 लेंगे ना बच्चा। आपके अकाउंट में किसी अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़ा है और किसी को 10,000 रुपए देना था, आप अकाउंट में से कितना पैसा निकालोगे, 10,000 ही निकालोगे ना, जितना हमारे पास कितना पड़ा हुआ कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर 1 लाख 10 लाख 20 लाख कितना रहे उससे मैटर नहीं, हमको कितना जरूरत है वो लेने का। जैसे हमारे पास जनरल जो पूरा का पूरा 2 लाख ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए था 2.5 लाख, तो हमने दूसरा ऑप्शन देखा, हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा था, कम कितना पड़ रहा था, 50,000, तो हमने 50,000 रुपए यहाँ से ले लिया। अभी जितना हम लोग मेन वैल्यू फेस वैल्यू का जितना बायबैक करते हैं ना, मतलब जो कैपिटल का मेन अमाउंट रहता है वो अमाउंट को हम लोग को CRR में ट्रांसफर करना पड़ता है। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, CRR में। तो ये अमाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए ऑप्शन क्या रहता है, सबसे पहले एक्स्ट्रा पैसा यूज करने का। मुझे चाहिए कितना, 2.5 लाख, और हमारे पास पैसा कितना पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है, 2 लाख है, तो हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले लेंगे, 2 लाख। कम कितना पड़ रहा है, 50,000 पड़ रहा है,
तो 50,000 के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा पड़ा है क्या? हाँ पड़ा ना। लास्ट टाइम 1 लाख था, 50,000 यूज किया, 50 पड़ा हुआ, तो 50,000 हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट बन गया ना। तो जनरल एंट्री तो फिक्स है, मैंने कल ही बताया था कि जनरल एंट्री हमेशा वही फिक्स आती है, ठीक है। जस्ट अमाउंट आपको लिखने आना चाहिए। पहला एंट्री आता है हमारा बाय बैक का। बाय बैक ऑफ शेयर्स करेंगे। जब हम लोग शेयर्स बाय बैक करते थे रिटर्न हमारे पास क्या आता है? शेयर्स आता है। जब हम लोग शेयर्स रिटर्न खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? शेयर्स आएगा। शेयर्स आए तो शेयर कैपिटल को क्या करने का? डेबिट करने का। अभी हमारे पास कौन सा शेयर आएगा? हम लोग कौन से शेयर को बाय बैक कर रहे हैं? इक्विटी शेयर को। तो हमारे पास क्या आएगा? इक्विटी शेयर। और एंट्री फिक्स है बच्चा, याद कर लेने का। मैंने कल ही बताया था वो 4 के 4 एंट्री याद कर लेने का। सिर्फ अमाउंट ये निकाल लिए तो समझ जाने का आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएगा। इसका मार्क्स आपको 5-6 मिल जाएगा, जनरल एंट्री का 5-6 मिल जाएगा, बाकी बैलेंस शीट जो भी मार्क्स रहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका एंट्री आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास शेयर कैपिटल आ रहा है। कितना शेयर आ रहा है? 2500 शेयर हम लोग बाय बैक कर रहे हैं। एक का फेस वैल्यू कितना था? 100। कितना आ जाएगा? 2,50,000। 100 रुपए के शेयर को हम लोग बाय बैक कितने में कर रहे थे? 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हमारे लिए लॉस है। कोई भी लॉस हो तो उसे क्या करने का? डेबिट करने का। प्रीमियम ऑन बाय बैक को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। 2500 शेयर है, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 100 के रेट से 2.5 लाख रुपए। मतलब एक जगह ये अमाउंट आएगा, एक जगह ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सब पैसा किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2500 शेयर है इंटू 200 करने का कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद देखो हम लोग को क्या बोला था। अभी तो एक एंट्री हम लोगों ने पास कर लिया, ठीक है, इसका बायबैक का। दूसरा मैंने बताया था कौन सा एंट्री पास करने का? जो भी हम लोग डीपी यूज करते हैं, फ्री रिजर्व जो भी यूज करते हैं, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है CRR में। तो हम लोगों ने क्या क्या यूज किया? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों यूज किया। दोनों को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? अभी ये दोनों को हम लोग को CRR में ट्रांसफर करना है। अभी ये दोनों क्या होता है बच्चा? लायबिलिटी साइड में दिया रहता है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे रहता है? लायबिलिटी साइड में रहता है। मतलब एक क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। नहीं समझेगा तो ये दोनों को डेबिट, जो ऊपर लिखा रहता है उसे डेबिट कर देने का, जो नीचे लिखा है उसे क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। एंट्री बन गई, ठीक है। जो ऊपर लिखा है उसे डेबिट कर देने का, जो नीचे लिखा है उसे क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। तो ऊपर क्या लिखा है? GR और प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, CRR अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा? ये अमाउंट के लिए वर्किंग नोट बनाए थे हम लोग, 2,50,000 एंट्री आ गया। अभी मैं इतना पार्ट्स को सिर्फ 2 एंट्री लिखने के लिए नीचे वाले पार्ट्स को कॉपी रब कर रहा हूँ। कुछ ये लिखा नहीं, सिर्फ 200 लिखा है, उसका बाइफर्केशन है। तभी देखो यहाँ पे थर्ड एंट्री हमारा आता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, इसको राइट अप करना रहता है, कैंसिल करना होता है, ठीक है। अभी इसका एंट्री में भी आपको कंफ्यूजन आ सकता है ना। तो जो ऊपर दिखेगा ना, इसे डेबिट कर देना, और इसको यदि इक्वल टू की साइड लाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट कर देने का, ठीक है। ये डेबिट में है तो इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सा। ये जो यहाँ पर यूज करोगे उसे डेबिट कर देने। किसको यूज कर रहे हैं हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर रहे हैं ना, उसको डेबिट कर देने का। एंट्री भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ट्रिक यूज करो, ऑटोमेटिक आपका एंट्री बनते जाएगा। अभी ये दोनों ऊपर दिख रहा है ना, इसको दोनों को डेबिट कर देने का। इसके पहले वाले एंट्री में ये दोनों ऊपर दिखा था ना, इसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों को डेबिट, और इसके फर्स्ट वाले एंट्री में ये दोनों को डेबिट कर देने का। फर्स्ट वाले एंट्री में ये दोनों को डेबिट करने का, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करने का। दूसरे वाले एंट्री में ये दोनों को डेबिट करने का, CRR को क्रेडिट कर देने का। तीसरे वाले एंट्री में जो यूज किए रहोगे उसको डेबिट कर देने का, और इसको क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। 3 एंट्री ऑटोमेटिक बन गया, याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग अभी किसको यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने किसको यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करने का? प्रीमियम ऑन बायबैक। इक्वल टू किस साइड लाएंगे तो उसको क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, कितना कितना यूज किया हम लोगों ने, 2,50,000 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2,50,000। मतलब ये अमाउंट को हम लोगों ने राइट अप किया, ठीक है, एडजस्ट करना होता है। एक लास्ट एंट्री आ जाएगी पेमेंट की। जब तक इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया था, क्रेडिट करके रखा था, मीटिंग चल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखा था, अभी पेमेंट करेंगे जिससे क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना पेमेंट किया हम लोगों ने, कितना देना था इसको, 5 लाख, तो 5 लाख हो जाएगा। इतना करोगे बच्चा तो आपको 12 से 13 मार्क्स मिल जाएगा। इससे कॉपी करो, इसके बाद मैं बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ इसको, जल्दी से कॉपी करो इससे। तो चलो अच्छा, अभी हम लोग को जनरल एंट्री के बाद हम लोग को फाइनली यदि आपको सम 20 मार्क का है तो हो सकता है आपको बैलेंस शीट पूछे ही, ठीक है। 80% चांस है कि बैलेंस शीट पूछेगा, नहीं अदरवाइज आपको शेड्यूल बनाने के लिए सिर्फ बोल देता कभी कभी। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर फटाक से हम लोग इसको बना लेते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट किसके फिक्स फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ अच्छा यहाँ पर, और कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ। ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आफ्टर बायबैक बनाने का फिक्स फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। सेम बैलेंस शीट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करने का, बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर, दोनों के अंदर सेम ही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहता है, शेड्यूल, यहाँ पर हेडिंग डालने का इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अभी इसके अंदर पहला था शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है पहला शेयर कैपिटल, शेड्यूल 1 जो रहता है शेयर कैपिटल होता है। दूसरा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस आता है। दूसरा यहाँ पे रेटिंग डालने का नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे लिख देने का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद यहाँ पर आता है करंट लायबिलिटीज, इसका टोटल मानने का। फिर यहाँ पर असेट साइड रहता है, यहाँ पर 4 शेड्यूल आपका लायबिलिटी साइड में होता है, 4 शेड्यूल असेट साइड में होता है। असेट साइड में होता है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स असेट्स होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स आता है। फिर करंट एसेट्स आता है। अभी यहाँ पे देखना अच्छा, अभी इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर शेयर से रिलेटेड जो भी रहेंगे वो आते हैं, जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स आता है। शेयर्स कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व रहे,
जिसके सामने रिजर्व वर्ड लिखा रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा प्लस 2 आइटम और आता है, एक आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई भी रिजर्व है और सिक्योरिटी और प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कि इसके अंदर क्या आता है। कोई भी रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी A to Z कोई भी रिजर्व रहेगा इसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, 2 ही आइटम आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है। क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब ऐसी चीज जो लंबे समय के लिए उन्होंने 1 साल से ज्यादा समय के लिए लोन लिया, जिसके अंदर आता है यहाँ पे डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, या फिर हम लोग को डेब्ट फंड कोई हो जाएगा, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। करंट लायबिलिटीज के अंदर जो भी हम लोग को 1 साल के अंदर लायबिलिटीज पेमेंट करना होता है वो सब आता है। जैसे एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, ऐसे आइटम जो हम लोग को 1 साल के अंदर रिपेमेंट करना है। अभी एसेट साइड के अंदर भी ऐसे 4 आइटम होता है। नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स आता है उसके अंदर, जो 1 साल से ज़्यादा समय तक हमारे बिजनेस में रहता है। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, या हम लोग को व्हीकल्स हो गया, ऐसे कोई भी जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहता है। इसके अलावा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक ही आइटम आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई भी खर्चे रहेंगे, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। इसके बाद करंट एसेट्स आता है। करंट एसेट्स के अंदर आता है हमारा करंट एसेट्स के अंदर डेटर हो गया, कैश बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना, सबके शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। मैं अभी ये जनरल एंट्री को भी रब कर दूंगा, आप लोग को लिख लिए रहोगे, ठीक है आई होप, क्योंकि मुझे लगेगा यहाँ पर शेड्यूल बनाने के लिए। अभी देखो चाहिए जितने भी 8 है ना, सबके वापस से यहाँ पे लिखने का। जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल लिखने का, इसके अंदर 3-4 लाइन छोड़ देने का। दूसरा आइटम लिखने का रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर भी 3-4 लाइन छोड़ देने का। थर्ड लिखने का लॉन्ग टर्म बोरिंग या नॉन करंट लायबिलिटीज लिख दोगे तो भी चलेगा। लाइन छोड़ देने का। फिर लिखने का करंट लायबिलिटीज, फिर लाइन छोड़ देने का। इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखने का नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और लाइन छोड़ देंगे। फिर अगला आइटम क्या आता है? अदर नॉन करंट एसेट्स, तो अदर नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे। मतलब आपको ये 8 आइटम याद रखना है, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, और यही लिखने का और उसको ही यहाँ पर वापस से लिख देने का। बैलेंस शीट बहुत लोग को डिफिकल्ट लगता है बनाना, समझता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट तरीके से, एक बार में बैलेंस शीट टैली होगा और एक बार में बैलेंस शीट बनेगा। सिर्फ आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने आना चाहिए, बस आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कौन सा आइटम किसके अंदर आता है। अभी देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पे देखना अच्छा, तो बैलेंस शीट देखो कैसे बनाना आपको। जैसे यहाँ पर शेयर कैपिटल लेना है, अभी यहाँ पर एक सिंपल सा रूल बताता है, वो रूल आपको हमेशा याद रखना है बैलेंस शीट बनाने का। इसको बहुत अच्छे से एकदम शॉर्टकट ट्रिक है बैलेंस शीट बनाने का, ये याद रहेगा तो आप बैलेंस शीट बना लोगे और टैली भी कर लोगे। ये नहीं समझेगा तो समझ जाने का आप बैलेंस शीट में इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा सबसे डिफिकल्ट यही अकाउंट में। अपना रूल क्या बोलता है ना, असेट्स को, असेट्स हमारा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ये याद रखने का कि असेट्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। हम लोग असेट्स को जाके जनरल एंट्री में चेक करेंगे, यदि असेट्स का कोई भी आइटम डेबिट में दिखेगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करेंगे।
कैसे यूज करना वो मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है। जस्ट ये याद रखना है। लायबिलिटीज का आइटम, लायबिलिटीज क्या होता है, पहले से क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी इसके एंट्री को हम लोग जनरल में जाके चेक करेंगे। जनरल एंट्री में यदि क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। कैसे मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। अभी पूरे बैलेंस शीट के अंदर मालूम है चेंजेस किसके अंदर आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट एसेट्स। इसके अलावा दूसरे किसी आइटम में सब आपको उठा के बस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना होता है। मतलब बैलेंस शीट बनाने में आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या ये सब आइटम को क्या करेंगे हम लोग को, सब बुक में दिया रहेगा। सिर्फ चेंजेस किसके अंदर होगा? शेयर कैपिटल के अंदर होगा, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल के अंदर चेंजेस होता है, और एक करंट एसेट्स के अंदर होता है। कभी कभी चेंजेस आ सकता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, अदरवाइज कोई भी दूसरे शेड्यूल के अंदर चेंज नहीं रहेगा। चेंजेस भी क्या होता है, बहुत माइनर से चेंजेस होता है। शेयर कैपिटल के अंदर, इसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का। इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस इसके अंदर होता है, और करंट एसेट्स के अंदर चेंजेस होगा तो सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक में होगा। मतलब कितना सिंपल है, 3 जगह आपको 3 आइटम चेंज करने हैं। पूरा डिक्टो बैलेंस शीट उठा के कॉपी पेस्ट करना होता है। आपको सोचो बैलेंस शीट बना के टैली करके आपको मार्क्स मिल जाएगा। अभी यदि आपको नहीं पता, ये सब ट्रिक पता नहीं, तो आपको ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लगेगी। मतलब सबसे डिफिकल्ट आपको बैलेंस शीट ही बनाना लगेगा। आप 10 बार चाहिए तो आप पढ़ के देखना। यदि आपको ये सब ट्रिक पता नहीं रहेगा तो देखो आपको समझता है क्या, नहीं समझेगा। अभी कैसे करना मैं बताता हूँ। आपको क्वेश्चन में जाना है। अभी आपके पास क्वेश्चन पहले से है। पहला आइटम क्या दिख रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है तो शेयर कैपिटल तो कौन से हेड के अंदर जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। तो मैं कुछ किया, क्या जो पढ़ा जिसके साथ मैच हो रहा था उसमें जाके उसको लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो जाके मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया। अभी इसके अमाउंट को कैलकुलेटर पे लिखूंगा। कितना? 10 लाख है तो हम लोग इसको 10 लाख रुपए अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे। लिख लिया सब लोगों ने? मैंने बोला था इस शेयर कैपिटल वाले शेड्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर चेंज होता है। ठीक है, वो भी पता कर लेते कैसे चेंज होता है, देख लेते हैं। मैंने बोला यहाँ से देखा इक्विटी शेयर कैपिटल, सब कुछ बुक में से उठा के इसके अंदर छापूंगा, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखूंगा। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में लिखा, उसके अमाउंट को कैलकुलेटर पे लिखा। अभी मुझे पता जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड दिया है, तो अपना रूल क्या बोलता है, यदि कोई भी लायबिलिटी साइड का आइटम उठाया ना तो जनरल एंट्री में देखेंगे क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। अभी देखो ये जनरल एंट्री के अंदर चेक करोगे ना, फर्स्ट वाले एंट्री के अंदर आप लोग के पास लिख के रखा होगा जनरल एंट्री। फर्स्ट वाले एंट्री के अंदर डेबिट में दिख रहा है 2.5 लाख, तो आपके कैलकुलेटर में 10 लाख है। डेबिट में दिख रहा है तो क्या करने का, लेस करने का। तो 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दो, 7.5 लाख 7,50,000 दिख रहा है। और किसी जनरल एंट्री के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कुछ किया क्या, एक ही आइटम के अंदर चेंजेस करना था, वो भी माइनस होता है, माइनस किया और जाके लिख दिया। हमेशा वो माइनस ही होगा बच्चा, याद रखना। एक और भी शॉर्टकट बता देता हूँ, चाहिए तो याद कर लेना। जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा वो लेना कैलकुलेटर में, आपके जनरल एंट्री में जो दिखेगा वो माइनस ही होगा, क्योंकि हम लोग बाय बैक कर रहे हैं तो माइनस ही होगा। उसको लेस करने का, लिख देने का। अभी दूसरा कोई भी ये शेड्यूल के अंदर दूसरे किसी भी आइटम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। गिन के 3 आइटम में चेंज करना है। इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में होता है और कैश बैंक में होता है। वापस से एक पुराने वाले क्वेश्चन में जाएंगे, क्या लिखा वहां पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो कौन सा हेडिंग के अंदर जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। तो जाने का चुपचाप यहाँ पे लिख देने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना बच्चा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5 लाख है। सेम अमाउंट लिखने का, सेम अमाउंट लिखने का, क्योंकि किसी भी जनरल एंट्री के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, कहीं पर रहेगा भी नहीं। ठीक है, किसी भी एंट्री के अंदर है भी नहीं, कहीं रहेगा भी नहीं। जितना दिया हुआ सेम टू सेम अमाउंट लिख के देने का। यहाँ पर कितना दिया था, 5 लाख है। अभी सबसे ज्यादा जो चेंजेस रहता है ना बच्चा, ये रिजर्व एंड सरप्लस वाले आइटम में रहता है। चलो चेक करते हैं।
मैंने बताया था रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन सा आइटम आएगा, जिसके सामने रिजर्व वर्ड लिखा रहेगा, जिसके साथ रिजर्व वर्ड रहेगा वो आएगा। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा आइटम आता है, वो एक्स्ट्रा आइटम आपको पता क्या क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। क्या तीन आइटम आता है, तीन आइटम तो याद ही कर सकते हो ना। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तीन कौन कौन से आइटम आते हैं, जिसके साथ में रिजर्व वर्ड लगा रहेगा वो आएगा, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो चेक करते हैं तीनों में से कुछ अपने पास है क्या। शेयर कैपिटल में कौन सा आइटम आएगा, जिसके बाजू में शेयर कैपिटल लिखा रहेगा, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा था, ठीक है। अभी चेक करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर आएगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता हूँ और उसका अमाउंट को कैलकुलेटर में लिखने, कहाँ पे लिखने का, कैलकुलेटर में। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख दिया हुआ है, आप लोगों ने उसे कैलकुलेटर में लिख लिया 2 लाख। अभी रूल क्या बोलता है, लायबिलिटीज वाले आइटम को क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो देखो यहाँ पर जो थर्ड वाली एंट्री लिखे थे ना हम लोग, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में दिख रहा होगा, 2 लाख रुपए डेबिट में दिख रहा है। तो 2 लाख रुपए डेबिट में दिखा तो उसको माइनस कर देंगे हम लोग। तो माइनस कर दोगे कितना अमाउंट आ जाएगा, नील हो जाएगा, समझा। अगला आइटम, अपने पुराने वाले बैलेंस शीट में से ही सब उठा के यहाँ पे छापना, कुछ भी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगला आइटम क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, कितना अमाउंट है, 2 लाख है, कैलकुलेटर में लिखा मैंने। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस। तो उसको कैलकुलेटर में लिख लिया आप लोगों ने। देखो यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है सेकंड वाले एंट्री में, तो माइनस हो जाएगा, नील हो गया। अगला आइटम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी किसके अंदर जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है। अमाउंट कितना है, 1 लाख है, कैलकुलेटर में लिखना है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस। जनरल एंट्री चेक करते हैं, सेकंड वाले एंट्री में 50,000 डेबिट में दिख रहा है, लेस कर दिया। इसके बाद देखो थर्ड वाले एंट्री में वापस से डेबिट में दिख रहा है 50,000, लेस कर दिया, कितना आ जाएगा, पूरा 50,000 2 बार लेस हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा, नील। अगला आइटम डिबेंचर है। डिबेंचर कहाँ पे जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। डिबेंचर उधारी का पैसा, डिबेंचर डेप्ट मतलब उधारी होता है, डिबेंचर मींस उधारी होता है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। डिबेंचर से डेप्ट होता है, याद रखना, डिबेंचर डेप्ट होता है हमारा। डेप्ट कहाँ पे रहता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर रहता है, ठीक है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जाने का, इसके अंदर लिख देने का, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कौन सा आइटम कहाँ पे आता है। अभी इसको इसके अंदर कोई चेंजेस होता है क्या, नहीं मैंने बताया, सिर्फ इसके अंदर चेंजेस होता है, इसके अंदर और शेयर कैश बैंक के अंदर आता है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट में आया तो आया, ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है। अभी देखो यहाँ पर लेकिन एक चीज हम लोग को चेंजेस आएगा, ठीक है। इसमें एक एडजस्टमेंट बोला था, मालूम उसने क्या बोला था, बोला था बैंक पैसा कम पड़ेगा तो बैंक से उधारी ले लेना, ठीक है। तो उसका एक एंट्री भी पास करना पड़ेगा, अभी वो हम लोग एकदम लास्ट में पास करते हैं, ठीक है। चेक करेंगे कितने का शॉर्टेज हम लोग को पड़ा पैसा, ठीक है। अभी शॉर्टेज हम लोगों ने देखा नहीं है, वो कैश बैंक को अपने कैलकुलेट करके लेंगे तो पता चल जाएगा कितना शॉर्टेज पड़ेगा। तो जब जनरल एंट्री के नीचे आपके पास जगह रहेगा ना, वहाँ पे एक एंट्री हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी पहले फिलहाल करते हैं ऐसे। अभी डिबेंचर है, डिबेंचर का कितना अमाउंट दिया है, 6 लाख है, पूरा डिक्टो सेम टू सेम लिख देने का। अगला आइटम क्रेडिटर दिया, क्रेडिटर कहाँ पे जाता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर जाता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर लिखने का कितना अमाउंट है, 4 लाख है, सेम टू सेम लिख देंगे। नॉन करंट एसेट्स उजाने का बच्चा, यहाँ पे एसेट साइड में फिक्स एसेट दिया हुआ है। मैंने बोला से सब में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं, डिक्टो उठा के छाप देने का, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कौन सा आइटम कितना है। फिक्स एसेट्स कितना है, 20 लाख दिया हुआ है। अगला आइटम क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट। अगला आइटम क्या दिया है,
स्टॉक करंट एसेट्स में जाता है। इसके अंदर एक ही आइटम के अंदर चेंज आएगा, वो किसके अंदर आएगा? कैश बैंक के अंदर। कितना है? 2,50,000। अगला आइटम डेटर भी इसके अंदर ही आता है, 3 लाख। नेक्स्ट बैंक बैलेंस। मैंने बोला बच्चा बैंक बैलेंस को हमेशा कैलकुलेटर पे लेके चेक करने का, क्योंकि हमेशा बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लास्ट वाले एंट्री में देखो, हम लोगों ने बैंक को पेमेंट किया था। बैंक का अमाउंट कितना? कैश बैंक का 3 लाख है। कितना है? 3 लाख है। और बैंक किसका? असेट्स का आइटम है। इसका रूल क्या बोलता है? डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो क्या करने का? लेस करने का। आप लोग चेक करना, एकदम लास्ट वाले एंट्री में देखो क्रेडिट दिख रहा है, 5 लाख दिख रहा है क्रेडिट में। अभी 5 लाख ही दिख रहा है ना लास्ट वाले एंट्री में। अभी देखो मेरे पास पैसा 3 लाख है, मुझे देना कितना? 5 लाख। 2 लाख का कम पड़ रहा है, तो हम लोग को सब में ऐसा मेंशन किया कि यदि कम पड़ेगा ना, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेना, मतलब बैंक से लोन ले लेना। ऐसा मुझे कैसे पता चला बैंक से लोन लेना है? मेंशन किया सब में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? चलो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे से सेकेंड लाइन में लिखा है, टेम्पोररी बैंक ओवरड्राफ्ट वाज अरेंज इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। आज अभी जाके हम लोग को पता चला शॉर्टेज हो रहा है, तो बैंक से ओवरड्राफ्ट करेंगे, मतलब बैंक से लोन लेंगे। तो जब बैंक से लोन लेंगे ना बच्चा, तो एक एंट्री हम लोग का एक्स्ट्रा पास हो जाएगी। अभी मेरे पास जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंट्री, ठीक है। ये 5 आपका 5th जनरल एंट्री यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज करना है। बैंक से ओवरड्राफ्ट अरेंज करना मतलब बैंक से हम लोग 2 लाख रुपए लोन लेंगे, ठीक है। तो बैंक हम लोग को पैसा देगी, तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हम लोगने 2 लाख का लिया। अभी देखो हमारे पास पहले से कितना था? कैश बैंक 3 लाख था, 2 लाख और हमने लोन ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 5 लाख हो गया। डेबिट में 2 लाख है ना, तो कितना हो गया? 5 लाख हो गया। क्रेडिट में हम लोगों ने 5 लाख पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास कैश बैंक कितना बचेगा? नील बचेगा। कैसे? हमारे पास 3 लाख था, 2 लाख का हम लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट किया, फिर वापस से हम लोगों ने 5 लाख पेमेंट कर दिया, तो कितना हो गया? नील, पैसा कुछ नहीं बचा। अभी इसके अंदर से जनरल एंट्री के अंदर से याद से एक आइटम हर एक सब में लिखना पड़ता है, वो होता है CRR, ठीक है। इस CRR को उठा के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिख देने का। CRR कितना अमाउंट है? आज एक आइटम और लिखना पड़ेगा, जो बैंक से हम लोग लोन लिया नया वाला, ठीक है। ये बैंक लोन हमेशा नहीं आता, वो ओवरड्राफ्ट वाला हर एक सब में नहीं आता है, ये सब में बोला, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हमने बैंक से लोन लिया कितना? 2 लाख। बैंक से लोन लेते हैं तो करंट लायबिलिटीज होता है, क्या होता है? बैंक से लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? करंट लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। अभी देखो बच्चा क्या करना है, इसका टोटल मानने का। 7,50,000 प्लस 5 लाख कितना हो जाएगा? 12,50,000। और ये टोटल को जाके यहाँ पे लिखने का शेयर कैपिटल के सामने 12,50,000। इसमें 2,50,000 ही एक ही अमाउंट है, तो 2,50,000 लिखेंगे। इसमें एक ही आइटम है 6 लाख, 6 लाख लिखने का। ये दोनों का टोटल मारेंगे कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। 2 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया? 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 6 लाख लिख देंगे हम लोग। नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक ही आइटम है 20 लाख, तो 20 लाख लिख देंगे। इसके अंदर एक ही आइटम है 1 लाख, इसके अंदर कुछ नहीं दिया, नील है। इसका टोटल मारो ये दोनों का, 2,50,000 प्लस 3,50,000, 6 लाख आ जाएगा।
अभी ये 6 लाख रुपए यहाँ पे लिख दो, ये नीला है 6 लाख। टोटल हमारा देखो सम हमारा टैली हो रहा है क्या। यदि अमाउंट का कैलकुलेशन आपका राइट रहेगा तो वन टाइम में बैलेंस शीट अपना टैली होगा। जिस तरीके से मैंने बताया वो शॉर्टकट तरीके से आप एक बार में टैली वो भी कम समय के अंदर कर सकते हो आप। देखो टैली हो रहा है क्या। कितने पे टैली हुआ? 27 दोनों साइड का 27 लाख है। तो यहाँ पे टैली अमाउंट लिख देने का 27 लाख। देख रहे हो क्या, कैलकुलेट करके चेक कर लो। चलो देखते हैं, जब मैं खुद टोटल मारता हूँ 20 लाख प्लस 1 लाख प्लस 6 लाख कितना था? 27 लाख। ऊपर देखते हैं 12,50,000 प्लस 2.5 लाख 15 लाख हो गया। अरे ये देखो ना, सीधा सीधा 6 15 12 27 लाख 6 12 ऊपर 12 होता है बच्चा। कुछ लोग को कैलकुलेटर में चलाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये आप लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लो, चाहे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पार्टली पैड ऑफ शेयर वाला जल्दी से सम सॉल्व करते हैं। चालू कर दे। कि चलो अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स के दोनों टाइप्स के सम कर लिए, जिसमें बायबैक प्राइस गिवन रहता है और बायबैक प्राइस नॉट गिवन रहता है। अभी हम लोग ऐसा सम करेंगे जो पार्टली पेड अप होता है, मतलब फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं है, पार्टली पेड अप शेयर्स के सम करेंगे। तो मैंने इसका सम आप लोग को देखो ग्रुप में भेजा हूँ, सीओग लिमिटेड करके है। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 264 है। यदि टेक्स्ट बुक नहीं है बच्चा तो आपके पास मैंने ग्रुप में भेज दिया हूँ, सीओग लिमिटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 है और एग्जाम में भी कई बार आया हुआ सम है। हमारे ग्रुप में नहीं है, 1 मिनट में भेज देता हूँ। भेज रहा हूँ 2 मिनट। ये देखो क्या मैंने ग्रुप में भेज दिया आप लोग को। पेज नंबर सर क्या है, कुछ आइडिया? पेज नंबर 264। 264। अभी देखो क्या सब लोग सम पे देखना चाहिए। यहाँ पर पार्टली पैडअप कैसे, पहले वो कैसे समझना आपको, और पार्टली पैडअप और फुल्ली पैडअप में जो बेसिक थोड़ा सा चेंजेस है वो क्या चेंजेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इन द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सीओग लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी है। कौन सी है? नॉन लिस्टेड कंपनी है। एज ऑन 31 मार्च 2012 का दिया हुआ है। शेयर कैपिटल लिखा है, इसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है। याद रखना बच्चा, ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई भी यूज नहीं होता है। कभी भी किसी भी सम के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया रहेगा ना, इग्नोर करने का, उसका कोई भी यूज नहीं रहता है। आगे लिखा है इशू कैपिटल में लिखा है 8 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 8 पेड अप। देखो यहाँ पे लिखा बच्चा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप दिया है। मतलब पेड अप वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर? 8 रुपए दिया है। इसका मतलब होता है बच्चा कि हमारा पार्टली पेड अप शेयर है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था पेड अप वैल्यू सिर्फ 10 होना चाहिए था, लेकिन सब में क्या लिखा है कि 8 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का पेड अप वैल्यू कितना है? 8 रुपीज। इसका मतलब ये क्या हो गया? पार्टली पेड अप शेयर है। अभी पार्टली पेड अप शेयर का रूल क्या बोलता है? कंपनी से फुल्ली पेड अप शेयर बायबैक कर सकती है, पहला रूल। दूसरा, जब भी कंपनी बायबैक करने जाएगी तो उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तभी हम लोग जब भी सम सॉल्व करेंगे, जब ये पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालेंगे तो उसके अंदर फुल्ली पेड अप वाला अमाउंट लेने का। कौन सा अमाउंट लेने का? फुल्ली पेड अप वाला। दूसरी बात याद रखने का कि जब हम लोग जनरल एंट्री, पहले 4 जनरल एंट्री पास करते थे, अभी हम लोग को पार्टली पेड अप शेयर रहेगा तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बेसिक चेंजेस रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। आगे सम और पढ़ लेते हैं। हमारे पास रिजर्व में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योर लोन में 11% डिबेंचर है, अनसिक्योर लोन में बैंक टर्म लोन है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर और बिल से पेबल है। असेट्स के अंदर क्या है?
फिक्स एसेट्स है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब आइटम दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। करंट एसेट्स के अंदर डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है और स्टॉक दिया हुआ है। नीचे लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज मे बी परमिटेड एट द प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। बोलता कंपनी ने डिसाइड किया है कि बाय बैक करना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में बी परमिटेड इन ₹20। यहाँ पर बाय बैक प्राइस दिया है, आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बाय बैक कर सकती है। बाय बैक प्राइस ₹20 सब में दिया हुआ है। जो नीचे प्राइस दिया रहता है वो समझ आने का बाय बैक प्राइस रहता है। आगे फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, मतलब बाय बैक कितना करेंगे, एंड पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक निकालेंगे, उसके लिए सेम टू सेम हम लोग को फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो डिक्टो फॉर्मेट बना देने के यहाँ पर। जब तक मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट आप लोग भी बनाते रह सकते हो, ठीक है, लिखते रह सकते हो। ऑलरेडी इससे पहले 2 सम किया था, आप लोग को फॉर्मेट याद हो गया रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक। यहाँ पे देख कवर हो रहा है क्या? परफेक्ट है, कुछ मत असर्टेन, थोड़ा इधर भी वैसा है, उधर ही थोड़ा इधर अंदर जी थोड़ा जगह लगेगा इसमें। सही आ रहा है सब। आ रहा है। हाँ यूट्यूब पे जाएगा। A certain maximum amount of buyback, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे सोर्सेस और फ्री रिजर्व रहता है। सोर्सेस और फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है? नहीं, जनरल रिजर्व आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है और जीपीएस याद कर लेने के जीपीएस आता है, ठीक है। इसके टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा हेडिंग आ जाएगा 25% ऑफ ओन फंड। 25% हमारा कितना आ जाएगा? ओन फंड आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भी 3 आइटम रहता है, इसके अंदर भी 3 आइटम रहता है। कभी एग्जाम में आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा इसके अंदर क्या क्या आता है, तो 3 आइटम के ऊपर दिमाग दौड़ाने का और दूसरा ये सोचने का कि जो भी आइटम आता है ना इसके अंदर सब कुछ हम लोग को क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, कुछ अपने मन से नहीं लिखना होता, ठीक है। जो कुछ भी आता है सबका अमाउंट कहाँ पे दिया रहता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो एक बार जाके बैलेंस शीट को चेक करोगे तो शायद से आपको याद आ जाएगा कि ये सब आइटम आता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि एग्जाम में कुछ नहीं आता, एक ही दिन में पहले एक ही दिन आज ही पढ़ रहे हो, आज ही लेक्चर देख रहे हो और जाके आपको बैठ जाना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, मैं बताया यहाँ पे जीपीएस आता है, जीपीएस लिखने का। उसके बाद इसके अंदर भी कितने आइटम के बारे में सोचने का? 3 आइटम। वो कौन सा रहता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। वो सब कुछ कहाँ पे दिया रहता है? बुक में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैपिटल वाला आइटम आता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस वाला आता है। मतलब यहाँ पर क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आता है, और क्या था? रिजर्व एंड ये सबके तीनों के टोटल को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओन फंड। और इसका 25% ऑफ ओन फंड निकालने का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देने का। थर्ड हम लोग को यहाँ पे यूज करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर
बाई बैक के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाई बैक, इसके अंदर लिखने का ओन फंड हाफ लेने का, किसका हाफ लेते हैं हम लोग, डेप्ट फंड का। तो याद रहेगा, ठीक है, डेप्ट फंड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अभी तीनों में से जो लोवेस्ट अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, बाय बैक आएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक क्या आएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक लिस्ट ऑफ एबव। लिस्ट का मतलब होता है कम, तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक हमारा आता है। सबसे पहला काम इसमें करना क्या है, और सबका फोकस इक्विटी शेयर कैपिटल पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पार्टली पेड वाला सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे हम लोग को अमाउंट लिखना वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी पूरा सम डिक्टो रहेगा। यदि यहाँ पे चेंजेस कर लिया तो सिर्फ 2 एंट्री एक्स्ट्रा हम लोग को पास करना पड़ता है, पूरा सम डिक्टो होता है। मतलब बायबैक के आपके 20 के 20 मार्क्स फिक्स होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग तीसरी चौथी बार तो दूसरी बार तो मैं क्रैश कोर्स वालों को तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को 20 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए यहाँ पर, इतना पढ़ने के बाद। तो अभी देखो क्या करना है यहाँ पर, तो जनरल लीजिए, ठीक है। तो जनरल लीजिए, सब में चेक करो दिया है क्या, कितना है, 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख लिखने का। प्रॉफिट एंड लॉस दिया क्या सब में, 50 लाख देना है। 20 लाख 20 लाख है। 80 ये तीनों का टोटल मानने कुछ टोटल मानने आएगा ना, 80 लाख। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा यहाँ पर आपका फुल्ली पेड अप का अमाउंट आता है। कौन सा आता है, फुल्ली पेड अप का। तो आज का सम आपका पार्टली पेड अप का है कि फुल्ली पेड अप का है, पार्टली। तो सिंपल सी बात है, वो लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि रूल क्या बोलता है, कंपनी सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही बाय बैक कर सकती है। तो करने उसको फुल्ली पेड अप कर लेने का, नहीं आता तो कर लेने का। क्या हुआ बच्चा, ये दो है ना इश्यूड और फर्स्ट वाला, तो दोनों में इक्विटी शेयर दिया, तो फर्स्ट में तो इग्नोर करना, बच्चा ऑथराइज शेयर कैपिटल को इग्नोर करने का, ठीक है। उसका कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करने का। अभी मैं जो बताऊंगा बच्चा सिर्फ वही करने का, ठीक है। अपने मन से एग्जाम में कुछ भी नहीं करने का। ऑथराइज शेयर कैपिटल को इग्नोर करने के लिए बोला तो इग्नोर ही करने का। अभी करना क्या बच्चा, यहाँ पे जाने का, देखने का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिख रहा है, 8 लाख दिख रहा है। अभी करना क्या है बच्चा, आपको जाना यहाँ पर 8 लाख लिख लेने का, और वो एक शेयर कितने का था वो आपको दिख रहा है, 8 रुपए पेड अप है। था कितने का, 2 नहीं था कितने का, 10 रुपए का था। कितने का था, एक किसको पता चला, कैसे पता चला 10 रुपए का था, सब बुक में लिखा रहता है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ कैसे लिखा हुआ है। बोलता है 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। बोलता है एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। इसका मतलब 10 रुपए का, तो उसका फुल्ली पेड अप का अमाउंट भी कितना होना चाहिए था, 10 रुपए होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करने का, 10, मतलब इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 80 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सम में दिया कितना है, 64 लाख दिया है ना, समय नहीं है मेरे सर ये 64 लाख दिया है, और होना चाहिए था कितना, 8 लाख, 80 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 80 लाख। तो मतलब उस सम में जो दिया बच्चा वो पार्टली पेड अप का अमाउंट दिया, किसका दिया है, पार्टली पेड अप का दिया था। हम लोग को कौन सा लेना है, फुल्ली पेड अप का लेना, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप का इतना कैसे आएगा, जितना नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देने का, आपका टेंशन खत्म। सिंपल से एकदम, जितना नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा और उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिख देने का। यही बेसिक चेंजेस होता है पार्टली पेड अप वाले में, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ सब में, नहीं दिया है, नहीं दिया तो डैश मारने आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 80 लाख। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, सर वो पार्टली पेड अप है, तो उसको अपने से फुल्ली पेड अप बनाना रहेगा, 10 लिख देना, बना लिए बच्चा हम लोग फुल्ली पेड अप। वो उसी लिख देना। ये 80 लाख है, 80 लाख बच्चा यहाँ पे था, एक जीरो और रहेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक।
एग्जाम में से आप लोग जीरो मिस्टेक मत करना, ठीक है। मेरे पास तो बोर्ड है, रब कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का मार्क्स में मिस्टेक हो तो जाके मार्क्स में मिस्टेक दिखेगा। अभी सर आपने 8 ही रख लिया 80 लाख अरे हो गया। ऐसा सर हो गया है और सर चाय चाहिए क्या? अभी हुआ ठीक है, अभी देखो बच्चा यहाँ पे कितना 80 लाख और 80 लाख हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 160 1 करोड़ 60 lakhs। क्या बात है? 1 करोड़ 60 लाख का 25%। 1 करोड़ 60 लाख का निकालो यहाँ पर क्या? 25%। एक कितना आएगा बच्चा? 1 करोड़ 60 लाख का 25%। 40 लाख है। यहाँ पर अमाउंट कितना लिखेंगे? 40 लाख लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चा? ये सब लोग इधर पे देखना बच्चा, 40 लाख लिख देगा। अभी यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक निकालने का, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बायबैक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारा? ओन फंड है। ओन फंड हमारा कितना आया था यहाँ पर? ओन फंड दिख रहा है 1 करोड़ 60 lakhs है, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे 1 करोड़ 60 lakhs माइनस हाफ लेने का। किसका लेने का? डेब्ट फंड। डेब्ट फंड के अंदर आता है डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब आइटम आता है। टर्म लोन तो कुछ दिया क्या? दो आइटम दे दिया, ठीक है। डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन दिया, ठीक है। तो मतलब डिबेंचर कितना दिया है? डिबेंचर कितना दिया बच्चा? 20 लाख डिबेंचर दिया है। 20 लाख कितना दिया? डिबेंचर कितना दिया है? 20 लाख। और सिक्योर्ड लोन में क्या दिया है? बैंक टर्म लोन दिया है। बैंक टर्म लोन कितना है? 20 लाख है। दोनों का टोटल कितना हो गया? 40 लाख। अब ये 40 लाख जाके यहाँ पे लिखेंगे इनटू 40 lakhs। बच्चे हम लोग कभी डेब्ट फंड में डेप्रिसिएशन निकालते थे क्या? फिर डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा यहाँ? तो अलग ही कुछ ला रहे हैं यहाँ पे बच्चा, ठीक है। अभी देखो बच्चा 1 करोड़ 60 lakhs, ठीक है। इसमें से 1 करोड़ 60 lakhs कितना? 20 लाख आएगा। 1 करोड़ 60 लाख माइनस 20 लाख करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 40 lakhs आएगा। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक क्या आएगा? तीनों में से लिस्ट कौन सा है? 40 लाख आएगा। तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आएगा। अभी सब में चेक करने का बायबैक प्राइस दिया कि नहीं दिया है? दिया है। जब बायबैक प्राइस दिया रहेगा बच्चा तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे निकालने का? ये देखो बायबैक प्राइस दिया हुआ ना, गिवन है, तो मैंने इसका फॉर्मूला दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय प्राइस। ये मान लो एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आया, याद रहा तो क्या छोड़ के आ जाने का? क्या नहीं, ये अमाउंट लेने का, ये हम लोग ने क्यों निकाला था ऐसा सोचने का, ऐसा दिमाग लगाने का। ये जो निकाला किसी तो काम में आएगा, फिर किसी काम में क्या आएगा? ये अमाउंट लेने का और नीचे जो बायबैक प्राइस दिया है उससे चुपचाप क्या कर देने का? डिवाइड कर देने का। ये फॉर्मूला नहीं आता चलेगा, अपने को कोई यूज नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले पे मार्क्स नहीं है, ठीक है। नहीं याद है तो सोचने का इतना मेहनत हम लोगों ने आखिर किया क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना। ये उठाने का और जो बायबैक प्राइस सब में दिया रहेगा उससे चुपचाप क्या कर देने का? डिवाइड कर देने का। अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 40 लाख था, 40 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से? 20। बायबैक प्राइस कितना दिया हुआ? 20 दिया है। 2 लाख। 20 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा बायबैक। कितना आ जाएगा? 2 लाख आएगा। एक बार ना आपको ये भी चेक कर लेने का, ये 25% से ज्यादा तो नहीं है।
25% से कम रहेगा तो चलेगा, 25% रहेगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 लाख डिवाइड बाय इनकम। अब ये 25% से कैसे ज्यादा नहीं कि कम, कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स चेक करने का। सब में नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है कंपनी में, अभी हम लोग को चेक करेंगे। इससे भी किसके काम में आता है? चेक करने का काम आता है, ठीक है। इसका यूज नहीं करने के, जब आप इससे ज्यादा रहेगा ना तो ही इसको लेने का, इससे कम रहेगा तो कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो क्या करने का? नंबर ऑफ शेयर्स लेने का। नंबर ऑफ शेयर्स का कितना निकालने का? 25%, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितना था? 8 लाख था। 8 लाख डिवाइड बाय 3। डिवाइड नहीं बच्चा, 25% ये हार्ट में कितना? 2 लाख ही आएगा। 25% भी इतना आ रहा है, ये भी इतना आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो चलेगा, उसके बराबर रहेगा तो उसके बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो बराबर है, तो फर्स्ट मेथड से ही करेंगे ना, फिर अगर हाँ वही है अच्छा। तो हमेशा 99% यही रहता है, ठीक है। बस एक बार चेक कर लें, जैसे लास्ट ईयर के समय कंफ्यूज करने के लिए अपने को पूछ लिया था, ठीक है। वहाँ पे दे दिया था, ज्यादा दे दिया था, ठीक है। बायबैक प्राइस वहाँ पे बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स 12,500 आता था, बट बायबैक 8,000 ही होगा, ठीक है। सिर्फ वो एक ही समय अभी तक ऐसा आया था, 99% यही आएगा आपका, फिर भी चेक कर लेने का, ठीक है। अभी हम लोग को बायबैक प्राइस क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। बायबैक प्राइस कितना है? 20 दिया है। इसको दो, यहाँ पे देखो अच्छा, बायबैक प्राइस 20 दिया चाहिए। इसमें से क्या निकालने का? फेस वैल्यू कितना है और इसमें प्रीमियम कितना, कैसे पता चलेगा? फेस वैल्यू जो बुक के अंदर वैल्यू दिया रहेगा ना, वो फेस वैल्यू रहता है। जो आपके सम के अंदर वैल्यू दिया रहता है वो कौन सा वैल्यू रहता है? फेस वैल्यू। तो कितना दिया हुआ है सम में? 10 रुपए। प्रीमियम कितना है? 10। बचा हुआ प्रीमियम रहता है, ठीक है। अभी वर्किंग नोट इसलिए बना लेने का कि आपका अमाउंट राइट है, ठीक है। जनरल एंट्री तो वही रिपीट होने वाली है, बार बार वही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ बायबैक लिखते हैं कि मेन मुद्दल अमाउंट कितना देना है। इसके देने के ऑप्शन क्या यूज करते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेश इशू भी आता है बच्चा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कभी ये मत सोचना कि बाद में यदि देखो वीडियो तो ये बोलो कि सर आपने गलत बताया, फ्रेश इशू नहीं लिखा है, ठीक है। ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अभी ये पढ़ रहे हो, यहाँ पे फ्रेश इशू आता, बढ़िया हमारे सब में दिया नहीं है और हमारे एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हम लोग को याद रह सके, ठीक है, 1-2 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे? जो काम का है डायरेक्टली वो ले रहे हैं यहाँ पर, तो जनरल रिजर्व लेंगे और क्या लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग एसपी ले लेंगे और क्या ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय आप यहाँ पे जनरल रिजर्व कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रूल है, आप यूज कर सकते हो, बट हम लोग उतना ले रहे हैं जिससे हम लोग को जनरल एंट्री बन जाए और हम लोग एग्जाम में मार्क्स मिल जाए, पास हो जाए, ठीक है। डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग बाद में मिलकर पढ़ सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हो, अच्छा ठीक है। अभी नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स लेने, कितना था नंबर ऑफ शेयर्स आया था हमारा? 2 लाख आया था, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई कर देने का फेस वैल्यू से, 20 लाख रुपए चाहिए था। अब ये 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट हमारा 20 लाख किसी को देना है, तो हम लोग जाके चेक करेंगे हमारे पास किसमें पैसा पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है, कितना है? 10 लाख ले लेंगे। कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना, 20 लाख रुपए देना था, कम कितना पड़ रहा है? 10 लाख। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 50 लाख। उसमें से कितना लेंगे? जो भी यूज करेंगे कहाँ पे ट्रांसफर करने का? CRR में ट्रांसफर कर देने का, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा पैसा कभी निकाले कि एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को कितना देना है? 2 लाख शेयर है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना था। इसका अमाउंट भी कितना चाहिए? 20 लाख। हमारे पास ऑप्शन देखेंगे क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा है? 20 लाख है, तो 20 लाख ही लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत ही नहीं लगी, ठीक है। अभी ये पार्टली पेडअप है तो 2 एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना एंट्री एक्स्ट्रा आएगा? 2 एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा आएगा, बाकी की सब एंट्री वही रिपीट होगी, ठीक है। तो पहले पार्टली पेडअप वाले की एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। तो पार्टली पेडअप शेयर है तो उसको हम लोग फुल्ली पेडअप करेंगे। कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, कॉल फाइनल इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स को हम लोग फाइनल कॉल करके पैसा मांगेंगे। जब इक्विटी शेयर्स को हम लोग फाइनल कॉल करके पैसा मांगेंगे तो वो लोग तुरंत हम लोग को पैसा नहीं देंगे। किसी को मैं तुरंत ही फोन करके पैसा मांगू, लाओ पैसा दो, तो क्या हर कोई पैसा रखा रहता है क्या?
तुरंत दे देगा क्या? नहीं देगा। तो तुरंत जब पैसा नहीं देगा, तो जब तक वो पैसा नहीं देता तब तक उसे हम लोग डेबिट करके रखते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करके, क्योंकि वो ड्यू है, अमाउंट क्या है? ड्यू है। ये फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री होता है। ड्यू मतलब होता है बाकी होना, पैसा अभी मिला नहीं है। तो जब तक वो लोग पैसा नहीं देंगे तो उनको हम लोग डेबिट कर देंगे। किसको? इक्विटी शेयर को। तो फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर को डेबिट करने का, फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर को डेबिट कर देगा। अभी क्या था कि 10 रुपए का, अभी हम लोग को कितना फाइनल कॉल करके मांग रहे थे पैसा? 8 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे? 8 लाख। और सम में ऐसा लिखा कि पेड अप वैल्यू कितना है? 8 रुपए। कितना है? तो अनपेड अमाउंट कितना है? बाकी कितना है? 2 रुपए है। तो हम लोग पैसा कितना मांगेंगे? जितना बाकी रहेगा वही अमाउंट मांगेंगे। ठीक है, मतलब 8 लाख शेयर से 2 रुपए हम लोग डिमांड करेंगे। कितना हो जाएगा? 60 लाख हो जाएगा। और जब वो लोग पैसा देंगे तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैसा आएगा, क्योंकि फुल्ली पेड अप कर रहे हैं हम लोग, फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बाय बैक करेंगे। ये 80 लाख अमाउंट कैसे मिल गया? वही जो पैसा वो लोग इसने लिया, वो अमाउंट उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पहले 64 लाख था, 16 लाख वो लोग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 लाख बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर फुल्ली पेड अप का अमाउंट लिखे। ठीक है, क्योंकि वो कॉल करके पैसा मांगना रहता है। तो उस सब में दिया, देखो यहाँ पे लिखा 8 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज 8 पेड अप, मतलब 8 लाख शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, पेड अप वैल्यू 8, तो 2 रुपए बाकी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देने का। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी 8 लाख शेयर्स है, इनटू करेंगे कितने से? 2 से। कितना हो जाएगा? 60 लाख आ जाएगा। कवर हो रहा है। ये जनरल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग लिखना है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फाइनल कॉल रिसीव का एंट्री पास करेंगे। रिसीव्ड मतलब मिला। जब फाइनल कॉल मिलेगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो फाइनल कॉल को हम लोग ने यहाँ पे डेबिट किया था इक्विटी शेयर को, अभी उन्होंने पैसा दे दिया तो उनको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। टू फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट था यहाँ पर? 8 लाख शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपीज। वही सेम अमाउंट रिसीव हो जाएगा जितना हम लोग का बाकी था। नेक्स्ट, अभी ये 2 एंट्री अपना पार्टी पेड अप का खत्म हो गया। ठीक है, कभी भी पार्टी पेड अप रहेगा ये एंट्री याद करके जाना, लिख देना। ठीक है, और अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिख देना जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा। बाकी की वो 4 एंट्री हमारी चालू हो जाएगी बाय बैक का। यदि हम लोग बाय बैक शेयर्स करते हैं तो एंट्री क्या आएगा? जब हम लोग शेयर्स बाय बैक करते हैं तो हमारे पास एंट्री क्या आता है? इक्विटी शेयर रिटर्न में आता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट। अभी हम लोगों ने क्या किया था? 10 कितने का शेयर था? 10 रुपए का फेस वैल्यू के शेयर को हम लोगों ने 20 रुपए में बाय बैक किया था। 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे, हमारे लिए लॉस होगा। लॉस हुआ तो उसे डेबिट कर देंगे। मैंने बताया था ये फिक्स एंट्री बार बार आता है। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कर देंगे किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। अमाउंट कैसे आएगा? कितने शेयर्स बाय बैक कर रहे थे? 2 लाख। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू का अमाउंट लिखने का, इंटू 10 करेंगे 20 लाख आ जाएगा। 2 लाख शेयर था, एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हैं हम लोग? 20 लाख आ जाएगा। 2 लाख शेयर टोटल मिला के 20 के हिसाब से देना कितना आ जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। अभी मैंने बोला था अच्छा एक एंट्री थे, इसका आ जाएगा बायबैक का, ये दोनों को डेबिट कर देने का, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देने का। तो ये अमाउंट हम लोग लिख दिया, एंट्री रट्टा मार के जाने का चाहिए तो ठीक है, ये अमाउंट लिख देने का और ये अमाउंट लिख देने का। दूसरा यहाँ पर ये जो अमाउंट हम लोग यूज किए रहते हैं उसे कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है? CRR। नई एंट्री आता कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर दिख रहा है उसे डेबिट कर देने, नीचे वाले क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का।
वर्किंग नोट बनाने आ गया। तो किसके हम लोगों ने यूज किया? जनरल रिजर्व को यूज किया था, जीआर एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया था। इसको हम लोग को ट्रांसफर करना कहाँ पे? तो एंट्री क्या बनेगा? जनरल रिजर्व को यूज किया तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अमाउंट कितना आएगा? जो अमाउंट यहाँ पे जितना अमाउंट हमने यूज किया था वही अमाउंट आ जाएगा। 10 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs। थर्ड एंट्री मैंने बोला था इसको राइट अप का एंट्री आता है। तो मान लेने का प्रीमियम ऑन बायबैक कौन है? मान लेने का किसको हम लोगने यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अपने जनरल एंट्री के लिए मान लेने का ऐसा कि हम लोगोने इक्वल टू किस साइड लाया था? प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को यहाँ पे भी डेबिट कर देना है। इसमें हम लोगों ने किसको यूज किया? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो नेक्स्ट एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जल्दी से बच्चा इसका मैं फोटो भेज देता हूँ, कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। मैं ये रब करना पड़ेगा, 2 एंट्री यहाँ पे मैं लिखूंगा। सर क्वेश्चन आंसर में कोई भेज दो ना, दोनों फोटो, क्या दोनों क्वेश्चन और ये आंसर्स। पिछले एग्जाम का क्वेश्चन आंसर ये वाले का करते हैं छोटा ही। हाँ थोड़ा टाइम सर थोड़ा बाजू में मोबाइल में होता है जीरो जैसे भी 2 और 3 ये सब वाला अच्छा मैंने भेज दिया आप लोग को। हाँ फोटो ले लो बच्चा, बाद में लिख देना, जल्दी करो। हो गया? ये यहाँ पे देखना बच्चा, अभी तो ये ट्रांसफर का एंट्री आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या था? प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट अप करना रहता, कैंसिल करना रहता, एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक को हम लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब राइट अप कर देंगे, कैंसिल करेंगे। तो देखो प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे डेबिट में है, तो डेबिट चीज को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होता है। आपको इतना नहीं दिमाग लगाना, तो यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया ना। तो प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो हमारा एंट्री आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितना अमाउंट आया था? $20 lakhs था। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। यदि बच्चा हम लोग पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? अभी हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर को क्रिएट करके रखा था, अभी पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट है? इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना था? 40 लाख था, तो यहाँ पर भी 40 लाख आ जाएगा। अभी यहाँ पे सम आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट बनाने के लिए सेम टू सेम आप लोग बैलेंस शीट खुद से ट्राई करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जो होगा कल। बस